अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला टेस्ट लिया बैच 3 का ऑपरी टेस्ट। हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारे जो डियर फेलोज़ हैं वो किस कदर जो है वो पहले एजुकेशन के हवाले से जानते हैं, ताकि उसी को मद्देनज़र रख के हम जो आइंदा जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि हम ज़ीरो से हीरो तक चलें, ज़ीरो से लेकर हम 100 तक चलें। और आज आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, चाहे 5, 10, 20, 30 जितने भी इस टेस्ट के अंदर आए, आपने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह जब आप 3.5 माह के अंदर जब आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप 70 प्लस रह रहे होंगे। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा, अगर आपने जैसे जैसे मैंने काम दिया होगा उतना ही किया होगा। हालांकि करना तो चाहिए कि उस्ताद डायरेक्शन देता है, आप कुछ और एक्सप्लोर करें, लेकिन कम से कम उतना ही कंटेंट करते रहे ना जितना मैंने जिम्मे लगाया। तो फिर भी मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूं कि आप 70 प्लस मार्क्स जरूर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं। सबसे पहले आपने ईमेल एड्रेस लिख लिया, उसके बाद आपने लिखना है जैसे नेम है, जैसे इसी तरह लिखा करें। ठीक है, हमेशा हर टेस्ट के अंदर जितने भी हमने 20 टेस्ट लेने हैं इंशाअल्लाह, और हर टेस्ट के अंदर यही रूटीन होगी, तो अपना नाम और साथ में डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दें। उसके बाद पहला सवाल है, नेशनल एजुकेशन कमीशन वाज हेल्ड। हमारे पास जो नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना पहली, वो 1947 में हुई थी। जो कमीशन हुआ था पहला, वो 1959 के अंदर हुआ था। ठीक है जी। दूसरा सवाल है, व्हेन मॉस्क वाज डिक्लेयर्ड इन एजुकेशनल सेंटर फर्स्ट टाइम। जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज आई थी उनके अंदर कब मस्जिद को जो है वो डिक्लेयर किया गया था कि मस्जिद को एज ए स्कूल, यानी किस हुक्मरान ने किसके दौर में कहा गया था कि जो है ना वो मस्जिद स्कूल हमारे पास कम है, बच्चों के लिटरेसी रेट बढ़ाना है, तो जो मस्जिद जहाँ जहाँ मस्जिद हैं वहाँ के मौलवी आपको कोई वजीफा मुकर्रर करो और वो वहां के बच्चों को पढ़ाएगा। ये 1979 के अंदर जो जियाउल हक है, जिसकी पॉलिसी को प्रो इस्लामिक पॉलिसी कहा जाता है, उसने कहा था कि मस्जिद को एज ए स्कूल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि नई बिल्डिंग बनाने में टाइम लगेगा तो हमें फौरी तौर पे जो है वो बच्चों को तालीम देनी है। ये जो बीए हमारे पास 2 साल का होता था, आजकल एसोसिएट बन गया। ये कब कहा गया था कि बीए 3 साल का होगा? तो ये 1959 जो पहला हमारा जो एजुकेशन कमीशन था, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, उसके अंदर जो है कहा गया था कि बीए 3 साल का होगा। लेकिन प्रोटेस्ट हुए थे उस वक्त, और उस प्रोटेस्ट की वजह से ये इंप्लीमेंट कभी भी नहीं हो सका था, इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। ठीक है, फिर द मेथड ऑफ मेमोराइजिंग अ लॉन्ग सीरीज ऑफ लेटर बाय फिटिंग देम इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी एक बड़ी सीरीज आपने याद करनी है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तकसीम करके याद करते हैं, तो इसको हम चंकिंग कहते हैं। यानी मिसाल में आपको कहता हूं फोन नंबर याद करो। अब मेरा फोन नंबर है, आप सोचेंगे आपने मिसाल में मेरा फोन नंबर याद करना, तो मैं कहता 030133336924। अब आपके ज़हन के अंदर नहीं, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 0301, यानी 01 है, फिर आप 33, एक 66, एक चंक हो गया 924, इस तरह। यानी आप चंकिंग करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो आपको याद रख सके, तो इसको चंकिंग कहते हैं कि बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे हिस्सों में बना के फिर उसको जो है ना याद करना, उसको चंकिंग कहते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की फिलॉसफी भी हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो होती है कि एक तो जो फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने के लिए होती है, और उसके अंदर जो है ना वो सोसाइटी को साथ, यानी पहला क्या, टेक्स्ट बुक इज द ओनली मीन। यार वो कैसी प्रोग्रेसिव होगी जहां पे एजुकेशन के ऊपर किताब के ऊपर इक्तफा करेंगे? किताब तो बड़ी लिमिटेड होती है, प्रोग्रेसिव तो किताब के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये गलत हो गया। द नेचर ऑफ लर्निंग इज सोशल, भाई सोसाइटी को देखेंगे, जैसे जैसे मुआशरा सोसाइटी बढ़ रही है, हमने आगे ऐसे ऐसे बढ़ना है, अपनी इमोशनली इंटेलिजेंट होकर हम चीजों को आगे लेके चलना है, तो ये ठीक होगा। करिकुलम में स्टैंडर्डाइज में एक दफा करिकुलम बना दिया, फिर हम उसी के ऊपर डटे रहेंगे तो वो तो पहली बात की तरह ही आ जाएगा। तो ये जो है ना वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये बाकायदा हम सारे मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो होता है जिसके अंदर बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, बच्चों की शौक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाता है। तो ये किसने, ये कौन इसका बहुत बड़ा दाई था जो ये कहता था कि चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए? जॉन डेवी जो था, ये बच्चों का बहुत दीवाना, यानी बच्चों के मतलब कहता था कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द डिफरेंशियल साइकोलॉजी, यानी किस डिफरेंशियल साइकोलॉजी? फ्रांसिस गाल्टन जो है ना, फ्रांसिस गाल्टन, इसने डिफरेंशियल साइकोलॉजी के हवाले से बात की थी। ठीक है जी, वो याद रख लें। उसके बाद जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट रिलेटेड एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। कंटेंट रिलेटेड, अब यहाँ पे ये सवाल बहुत समझने वाला है, और ये बड़े बड़ों के सवाल गलत हो जाता है। अब हमारे पास 2 चीजें होती है, मैं ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वहां डिटेल में बात हो जाएगी, कोशिश करता हूं कि मुख्तसर आपको बता दूं। 2 चीजें होती हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर हम उसके देख रहे होते हैं कि क्या रिजल्ट कंसिस्टेंट आ रहे हैं, एक टेस्ट एक बंदे लिया है, वही टेस्ट दूसरे बंदे लिया है, सेम रिजल्ट आ रहे हैं, कंसिस्टेंट है। और वैलिडिटी के अंदर ये होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट को देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि
इंस्ट्रूमेंट की मिसाल के तौर पे मैंने कहा है मैं बच्चों में कल आपसे टेस्ट लूंगा और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। अगले दिन मैंने बच्चों के पास गया हूं तो मैंने कहा नहीं यार एमसीक्यू टेस्ट मैंने कहा था लेकिन वो नहीं लूंगा, मैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन लूंगा। तो भाई मैं अपनी बात से मुकर गया हूं, तो इट मीन जो इंस्ट्रूमेंट हमने जो डिसाइड किया था वो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज नहीं किया, तो यानी वैलिडिटी खराब हो रही है। ठीक है, यानी जो बात व्हाट वी सपोज टू मेजर, वैलिडिटी है कि जो हमें व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, व्हाट वी सपोज टू मेजर, जो हमने डिसाइड की, जो हम चाहते हैं वही मेजर करें। मैं बच्चों को चाहता हूं कि मैंने आपको कल फिजिकली चेक करना है भाई कौन कितना फिट है, और मैं गया हूं अगले दिन मैं बच्चों के अखलाक चेक करने लग गया हूं, भाई तुम मॉरली कैसे हो, भाई जो चीजें डिसाइड होंगी वही। अब यहाँ के पहले में क्या कहते हैं अप्रोप्राइट रीडिंग लेवल की, यानी उसको पढ़ा जा सके, ये तो बात ही ऐसी है। फिर ऑब्जर्व पार्ट, अब यहाँ पे दूसरे सवाल में मैं ज्यादा कंसिस्टेंट की बात आ गई है, कंसिस्टेंट हमेशा रिलायबिलिटी में होता है। ठीक है, फिर तीसरे सवाल में फिर कंसिस्टेंट आ गया तीसरे ऑप्शन के अंदर, वो रिलायबिलिटी के अंदर होता है। चौथा स्कोर्स आर कोरिलेटेड विद स्कोर ऑब्टेन्ड ऑन एन अदर इंस्ट्रूमेंट, भाई बात एक इंस्ट्रूमेंट की हो रही है किसी और इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट के अंदर खराबी होना, लेने के अंदर खराबी होना चीजों की, इसको हम जो है ना वो ले रहे होते हैं, वैलिडिटी के अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी लाइसम एकेडमी, ये जो लाइफ एकेडमी है ना ये प्लाटो ने बनाई थी। ये जो लफ्ज एकेडमी, अगर एकेडमी हो ना ये जो हमारे पास होता है जी जिशान उमर एकेडमी, अब मैं वो जो एकेडमी जो है ना सबसे पहले किसने बनाई थी, एकेडमी का लफ्ज किसने, ये प्लेटो ने दिया था। और अगर लाइसियम का जो लफ्ज है ये लाइसियम अरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है, अरिस्टोटल सबसे पहला साइकोलॉजिस्ट। द नॉर्मल स्कूल, ये नॉर्मल स्कूल को आप समझेंगे जी कि ये तो उन डिसेबल बच्चों के लिए होते हैं। नॉर्मल स्कूल बनाए गए थे, पिस्टोलोजी ने बनाए थे, और नॉर्मल स्कूल का पर्पज ये है कि टीचर को ट्रेन किया जाए। पिस्टोलोजी ने बनाए थे नॉर्मल स्कूल, और पर्पज क्या था कि टीचर की ट्रेनिंग की जाए। और एक और बंदा था अमेरिका का जिसने इसके लिए, हॉर्समैन था शायद, जिसने इस नॉर्मल स्कूल के लिए बहुत काम किया था। ठीक है, फिर फ्रीडम, आजादी देना, इन्वायरमेंटल रिचनेस, इन्वायरमेंटल रिचनेस मतलब कि इन्वायरमेंट फ्री, जैसे आप अच्छे इदारों में क्यों जाते हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चों को देखो इन्वायरमेंटल रिचनेस होती है कि इन्वायरमेंट टीच कर रहा होता है, इन्वायरमेंट बहुत जबरदस्त होता है, टीचिंग मटेरियल वहां पे सारा मौजूद होता है, कोलैबोरेशन होती है, सेल्फ करेक्टिंग हो रही होती है, ये बच्चा खुद को खुद करेक्ट कर रहा होता है, कोई डंडा डुंडा नहीं होता। तो कौन सा मेथड ये दिया था जी, रोसू ने दिया था। रोसू आजादी देता था, आजादी, इन्वायरमेंट को फोकस करके, नेचुरलिज्म के कई, आपको पता है ना नेचुरलिज्म के बाद रोसू है, अब रोसू इन्वायरमेंटल उसी के करीब आ गया, तो ये रोसू का है कंसेप्ट। ठीक है, हु स्ट्रांगली फेवर द मदर लैंग्वेज, सबसे ज्यादा जो कहता है ना कि भाई तालीम मदर लैंग्वेज में दो, मदर लैंग्वेज के अलावा तालीम किसी फायदा की नहीं है, ये मुसलमानों के अंदर इब्न खल्दून इस बात के ऊपर डटा रहा था, और वो बिल्कुल इजाजत नहीं देता किसी और जबान के अंदर तालीम ली जाए। ठीक है, IER, ये इंटरनेशनल एजुकेशनल रिसर्च ये सेंटर, ये लाहौर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है, और 1960 के अंदर से बनाया गया था, जहां पे हर तरह की यानी एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो स्कूल एजुकेशन या इस तरह की रिलेटेड वहां पे जो है वो रिसर्च होती है। और ये बनाया गया था कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर नहीं सॉरी यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक यूनिवर्सिटी है इंडियाना यूनिवर्सिटी, उसकी कोलैबोरेशन से, उसके कॉपरेशन से बनाया गया था। ठीक है, इंडियाना यूनिवर्सिटी कहां पे है, USA के अंदर है, उसकी कोलैबोरेशन से पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 1960 के अंदर ये IER डिपार्टमेंट रिसर्च जो एजुकेशन के ऊपर रिसर्च के चीजों के ऊपर रिसर्च करता है वो बनाया गया था। ठीक है, और जी डैश इज अ टूल टू मेजर सम सैंपल ऑफ बिहेवियर, टेस्ट की डेफिनेशन, टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो टेस्ट होते हैं, सवालों का मजमूआ, हम सवाल बच्चे से लेते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे की सवालों के मुताल्लिक क्या बिहेवियर है, तो ये टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्लेक्स लर्निंग आउटकम, कंप्लेक्स लर्निंग बच्चे की, मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे के अंदर है क्या। अब कंप्लेक्स लर्निंग आउटकम क्या होगा कि कैसे मेजर कर सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट से, टीचर मेड टेस्ट से, एमसीक्यू से। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कांट मेजर, सवाल को बड़े गौर से पूछना है, यानी हम कंप्लेक्स लर्निंग आउटकम कैन नॉट मेजर, हम नहीं मेजर कर सकते हैं। अब सब्जेक्टिव टेस्ट तो ये होता है जिसके अंदर बंदा अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, ये तो कंप्लेक्स लर्निंग हम मेजर कर सकते हैं। टीचर मेड टेस्ट टीचर बनाता है, उसको भी हम टीचर, ऐसा हो सकता है टीचर बड़े लॉन्ग क्वेश्चन दे, बच्चे क्रिएटिविटी देखिए हम स्टैंडर्ड। एमसीक्यू टेस्ट से हम कंप्लेक्स लर्निंग आउटकम, एमसीक्यू से तो सरसरी नॉलेज होता है कि यार जैसे मैं आपका एमसीक्यू पेपर ले रहा हूँ, आपकी इसके मतलब नो हाउ है कि नहीं है, ये कोई डीप अंडरस्टैंडिंग, आप इसके मतलब क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, वो चीजें हम नहीं देख रहे होते। ठीक है, 16 है टाइम एंड कॉस्ट, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट इज कॉल्ड टाइम एंड कॉस्ट, यानी ऐसा टेस्ट जिसके टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, आसानी से उसको लिया भी जा सके, आसानी से उसको नंबरों को इंटरप्रिटेशन भी की जा सके। ये कौन सा ऐसे टेस्ट को यूजिबिलिटी कहेंगे, भाई बहुत चंगा टेस्ट है, इसके अंदर हम टाइम भी कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, आसानी से बच्चों से ले भी सकते हैं, नंबर भी आसानी से दे सकते हैं, तो ऐसे टेस्ट को यूजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड, जिससे लर्निंग आउटकम मालूम करते हैं उसे अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। यानी लर्निंग आउटकम जो पढ़ाया है वो बच्चे से लेना, यानी मैंने
मैंने आपको ये पढ़ाया है वो मुझे अब सुनाएं, मुझे टेस्ट दें, तो ये मैं अचीवमेंट टेस्ट होगा जिसमें बच्चों को असेस कर रहे होते हैं। इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग बड़े पैमाने पे होती है। जो क्लासरूम जहां पे उस्ताद और शागिर्द के अंदर डायलॉग होता है, जहां पे इंक्वायरी होती है, तो वो अच्छी लर्निंग होती है। इसको पसंद किया था किसने? सुकरात ने पसंद किया था, और लंदन यूनिवर्सिटी में हमारे काकड़ के साथ भी ऐसे ही किया है, क्योंकि वो स्टूडेंट उस इन्वायरमेंट से पढ़ के आए हुए थे कि जहां पे इंक्वायरी और एक रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाली उनकी अप्रोच है, इनकलाबी अप्रोच है, रेवोल्यूशनरी अप्रोच है, और वो घसे पिटे और पुराने जो है ना वो निजाम को, डंडे को नहीं मानने वाले लोग, वो उन लोगों ने उसकी सही चित्रौल अच्छा जो भी किया। मैं गरीब बंदा हूं, मैं ऐसी बात नहीं करता, तो वो जो है ना वो उन्होंने की, तो मैं इसको बिल्कुल राइट समझता हूं। तो ये ऐसे इलाके के अंदर रिकंस्ट्रक्शनिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। Human relation is the most influential factor in production according to human relation। ह्यूमन की बात कहां पे होती है? जहां बिहेवियरल होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक, भाई वो अफसर बैठे हैं, ये करना, ये क्लासिकल थ्योरी, पुरानी थ्योरी है, सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी, सिस्टम के मुताबिक चलना है। बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी हम सारी पढ़नी है, ठीक है, परेशान नहीं होना। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर हम इंसानों को देखते हैं कि यार इंसानों के रवैये के ऊपर मेहनत करो, उनके साथ अच्छा सलूक रखो, उनसे फिर मोहब्बत बांटो और फिर काम उनसे लो। तो ये कौन सा बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी जाएगा? स्पार्क प्लग टाइम टेबल को कहते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर स्पार्क प्लग यानी इस टाइम तक इस ये करना, ये करना, एक स्पार्क प्लग टाइम टेबल को कहते हैं। हार्ट ऑफ स्कूल जो होता है ना वो टाइम टेबल ही होता है। हार्ट ऑफ स्कूल जो होता है, अभी टाइम टीचर होता है कि ये टाइम टेबल ही होता है, ये स्कूल का टाइम टेबल के मुताबिक ही फॉलो करना। ये हार्ट ऑफ स्कूल, ये टर्मिनोलॉजी, ये टाइम टेबल को ही बोलती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या हो गया इनको, जी अच्छा 22 हिल्डा टाबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिजाइंड बाय, करिकुलम किसको बनाना चाहिए? तो हिल्डा टाबा कहती है कि करिकुलम जो है वो टीचर को बनाना चाहिए, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, एक बंदा एक डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता है, कुछ इसको डिपुटेशन बोलते हैं, डेपुटेशन में किसी, और ये बाकायदा हम पढ़ेंगे। डेपुटेशन का पीरियड जो होता है ना वो एक बंदा डेपुटेशन पे 2 साल के लिए जा सकता है और अपनी सर्विस के अंदर 3 दफा जा सकता है, और उसको 20% तनख्वाह ज्यादा मिलती है, ज़हन में रख ले, 20% तनख्वाह ज्यादा मिलती है जब किसी और डिपार्टमेंट में जाता है, और 3 दफा जा सकता है और 2 साल के लिए जा सकता है एक टाइम के अंदर। द टर्म स्ट्रेटजी है, ये मिलिट्री से लिया गया है, भाई क्या स्ट्रेटजी बनानी है दुश्मन को ज़ेर करने के लिए। कैपिटल, रशिया का कैपिटल मॉस्को है जी। शालीमार गार्डन शाहजहां ने जो है ना वो उसके दौर के अंदर बना था। पाकिस्तान ने ओमान से जो है वो गवादर जो है वो परचेज की थी। ओमान की जो पोर्ट है ये बलूचिस्तान के अंदर, उमारा पोर्ट, सॉरी मैंने उमारा पोर्ट लिख दिया है, उमारा पोर्ट या ओमान पोर्ट होगी या उमारा पोर्ट, खैर ये उमारा पोर्ट ही होगी, ये बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वासिक डैम काबर रिवर के ऊपर किया गया। जनरल नॉलेज के सवाल है, मैं जनरल नॉलेज की तैयारी भी करवाऊंगा, आपने घबराना नहीं, बस आपने करना रोजाना है काम। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 ने किस चीज की? नेशनलाइजेशन के ऊपर फोकस किया, भाई सारे इदारे, सारी इंडस्ट्री, सब कुछ नेशनलाइज कर दो, सारा कुछ। ये कम्युनिज्म से थोड़ा ज्यादा मुतासिर था ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो इसने कहा था सब चीज रियासत, स्टेट की जिम्मेदारी, सब कुछ स्टेट के पास होगा, ठीक है, नेशनलाइजेशन, हम उनकी जरूरत के मुताबिक लोगों को देंगे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर जो प्रॉपर काम कब स्टार्ट हुआ था? ये 2017 के अंदर हुआ था, लेकिन बातें अब ये 2017 के अंदर पंजाब के अंदर स्कूलों में ये लाजिम कर दी गई, स्कूल बना दी सब कुछ, और उससे पहले ये बातों में 2009 से शुरू हुआ था, ठीक है। वेच एजुकेशन, ये टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात ना, जो टैप्टा जो इदारे हैं ये 2009 के अंदर इनके ऊपर फोकस किया टैप्टा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो होती है कि जिसके अंदर हम फौरी तौर पर ये होमवर्क असाइनमेंट भाई ये करके आना है, साथ के साथ जो चल रही होती है। फाइनल एग्जाम तो सबमिटिव में होता है, स्टैंडर्ड अलग चीज है, तो ये होमवर्क असाइनमेंट होगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सबमिटिव असेसमेंट? सबमिटिव कहते हैं जो एट द एंड ऑफ होती है, ठीक है। अब ये उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो उसका प्राइमरी पर्पस देखते हैं, टू मेजर ऑनगोइंग तो होगा फॉर्मेटिव में, टू प्रोवाइड फीडबैक फौरी होता है, वो भी फॉर्मेटिव में होगा, टू इवैल्यूएट लर्निंग आउटकम पे पढ़ाने के बाद आउटकम क्या मिली है ये देखना है हमने। तो लर्निंग आउटकम 6 महीने की सेमेस्टर के एंड के एग्जाम होना, सालाना एग्जाम को कहते हैं। प्रेयर नॉलेज ये नहीं आएगा, ठीक है, लर्निंग आउटकम होगा। नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट के अंदर जो है ना क्या उसकी एग्जांपल है, अचीवमेंट टेस्ट जो है ना इसकी नॉर्म रिफ्रेश, क्योंकि इसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अचीवमेंट आपने इतने अचीव किया, आपने नॉर्म के अंदर कंपैरिजन हो रहा था। नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर कंपैरिजन हो रहा हो। आइटम डिफिकल्टी, ये हमने टॉपिक पढ़ना है, ज्यादा परेशान नहीं होता है आइटम एनालिसिस वाला, लेकिन आइटम डिफिकल्टी कहते हैं कि जब
एक टेस्ट जो है जो 0.5 पे अगर है ना, तो इट मीन कि वो टेस्ट बैलेंस है। उससे ऊपर अगर वैल्यू होगी 0.6789 तो ये टेस्ट बहुत आसान होगा। अगर इससे नीचे होगी तो टेस्ट मुश्किल की तरफ आ जाएगा। तो ये वाला इसका ये आंसर होगा, ठीक है। इन एटम एनालिसिस इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एन एटम एंड द टोटल टेस्ट स्कोर इज क्लोज टू 0, अगर टेस्ट स्कोर टोटल उसका कोफिशिएंट का और टेस्ट स्कोर आपस में उसका कोफिशिएंट 0 हो, यानी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा जो क्लास का टॉपर कौन सा है, क्लास का नलायक, ऐसा पेपर बनाया कि सारे ही हल कर लेते हैं। मैंने ऐसा पेपर बनाया है जो सारे हल कर लेते हैं, उनके कोफिशिएंट से मुझे पता नहीं चल रहा। ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं कि ये हमें डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर के दरमियान, यानी कोरिलेशन 0 है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो इट मीन कि वो हाई अचीवर जो सब 100 नंबर ले रहा है, जो 5 नंबर लेता है, उनका आपस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एटम डिस्क्रिमिनेशन एज अ मेजर ऑफ, एटम जो डिस्क्रिमिनेशन है कैसे मेजर करते हैं, क्या इसमें मेजर करते हैं? डिफिकल्टी ऑफ द एटम, कंसिस्टेंसी ऑफ द एटम, एटम रेलेवेंस टू कंस्ट्रक्ट आइटम एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, ये वही बात डिस्क्रिमिनेशन के अंदर के हाई और लो अचीवर को हम देख रहे होते हैं, वो इस पिछले सवाल की तरह ही है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव रूब्रिक, रूब्रिक क्या होती है? वो जो हमारे क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पे बच्चों को नंबर दे रहे होते हैं। तो वो अच्छी रूब्रिक तो वही होगी ना जिसको क्लियर होगी, स्पेसिफिक होगी, भाई इस सवाल को यहाँ तक कितना इतने नंबर दे दो, इतने इतने, इस तरह करके रूब्रिक होती है जो हमें एक वैसे आंसर शीट समझ लें, यानी ऐसे क्राइटेरिया के जिसको फॉलो करके हमने बच्चों को नंबर देने होते हैं, उसको चेक करना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं बच्चे को बिहेवियर को चेक करना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये बच्चे के बिहेवियर को चेक करते हैं और ये टीचर बनाता है। सवाल इस तरह का मेरे ख्याल आता भी ये है टीचर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कौन बनाता है? ये टीचर बनाता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये होता है कि मेरे जो है ना वो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कितने कितने परसेंटेज से डालनी है। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल से, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट कवरेज ऑफ, बिल्कुल यही बात बनती है कि कितना ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे और कंटेंट कितना कवर करना है। यानी जैसे आप वो आपकी स्कीम नहीं आती बोर्ड की तरफ से कि फलां चैप्टर में से 10 नंबर का पेपर होगा, फलां में से 20 का होगा, फलां से इतने होगा, इसमें 2 सवाल आएंगे, इससे न्यूमेरिकल आएगा, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस तरह की यानी एक पूरी देना कि ऑब्जेक्टिव क्या है और कितना कंटेंट कवर होगा, इस तरह हम उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होता है ना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर जो है वो होता है, यानी कि एक जैसे जो फैसलाबाद बोर्ड ले रहा है, जो पीपीएससी ले रहा है, जो बड़े एक ऑथेंटिक इदारे ले रहे होते हैं ना, उसके अंदर वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। सोलो टेक्सानोमी दी थी जोहन बिग्स ने दी थी, बिग्स एंड कॉलीज हैं 1882 के अंदर इन्होंने दी थी। और जबकि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो 1856 के अंदर वो किसने दी थी? 1956 के अंदर वो दी थी, ब्लूम ने दी थी। Which level of सोलो टैक्सोनॉमी हाईएस्ट होता है जिसमें बहुत सी बातें हम जान, रिलेशनल कहते हैं बाई स्ट्रक्चरल एक बात जानना, यूनि में 2, मल्टी में बहुत, यूनि में 1, मल्टी में बहुत सारी, और रिलेशनल में जहां आपस में रिलेशन करने काबिल भी हो जाए, हाईएस्ट है। सोलो टैक्सोनॉमी का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि जो बच्चे की लर्निंग आउटकम है, सोलो में हम ये देख रहे होते हैं ना, आउटकम देख रहे हैं, लर्निंग आउटकम, कि बच्चे को क्या आता है, भाई उसे एक बात का पता है, 2 का पता है, लर्निंग आउटकम या असेसमेंट को देखनी है तो उसमें सोलो टैक्सोनॉमी होता है। अच्छा जी 47 मेक ए कनेक्शन एंड अप्लाई, जहां कनेक्शन की बात होती है वो और अप्लाइंग अंडरस्टैंडिंग टू न्यू कंटेक्स्ट, एक नई बात जो पता ही कोई नहीं उसके मुतालिक, तो वो हम उसके अंदर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ये हम सोलो टैक्सोनॉमी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ये समझना है कि सोलो टैक्सोनॉमी 5 होते हैं, परी, यूनि, मल्टी, रिलेशनल और एब्स्ट्रैक्ट। जहां चीजों को एक नई चीजों की इन्वेंशन की तरफ जाते हैं, इमेजिनेटिव थॉट की तरफ जाते हैं तो एक्सटेंडेड होता है। जहां आपस में 2 चीजों को लिंक करते हैं तो वो कनेक्शन करते हैं, या कनेक्शन की बात हुई है लेकिन न्यू कंटेक्स्ट की बात हुई है तो वो फिर हम एक्सटेंडेड की तरफ चले जाएंगे। सोलो टैक्सोनॉमी इज अ प्राइमरी फोकस ऑन असेसिंग स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट के फोकस करते हैं सोलो में देख रहे होते हैं कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, भाई बच्चा कैसे सोचता है, ये नई बात ना एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, तो एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं। परफॉर्मेंस अगेंस्ट टू सेट अप डिटरमाइंड क्राइटेरिया के ऊपर अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं, मैं कहता हूं जी कि उसने मुझे न्यूटन का सेकंड लॉ सुना दिया है, इट मींस न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, तो इसको क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर नॉर्म रेफरेंस होता है। ठीक है, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ये होता है ना कि यार जल्दी से टेस्ट ले लो, जल्दी से नंबर लगा दो, यानी क्विक एंड एफिशिएंट स्कोरिंग, जल्दी से उसके जो है वो आप जल्दी से नंबर भी लगा सकते हैं और जल्दी से उसको स्कोर भी स्कोर दे सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव का ये फायदा होता है। बाकी चीजें आपने पढ़ लेनी है, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, Which type of test is typically scored by human judgment? जजमेंट की बात कहाँ पे होती है? वो जो which type of test is typically scored by human judgment और subjective evaluation? तो human judgment और subjective evaluation
विच टाइप ऑफ टेस्ट टिपिकली स्कोर्ड बाय ह्यूमन जजमेंट, इंसान की जजमेंट। और सब्जेक्टिव की बात हुई तो ऑब्जेक्टिव तो इसके अंदर आएगा नहीं। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो इसके अंदर नहीं कर सकते। इसके अंदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा या सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ह्यूमन जजमेंट भी करना है और सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन करनी है, तो सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर होगी, जिसको बाद में देखते हैं जी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन असेसमेंट, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है उसके अंदर असेसमेंट कैसे होती है, क्या चीज उसमें देख रहे होते हैं, उसमें देख रहे हैं पीरियडिक एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन डज नॉट टेक प्लेस इज कंसीडर्ड इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो टेक प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल। यार अब जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन असेसमेंट उसमें होनी तो चाहिए, तो ये भी नहीं है कि कुछ पीरियड के बाद होनी चाहिए, वो बात नहीं है। टेक प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के रिटन के जरिए, वो भी बात नहीं है। हम चाइल्ड सेंटर की बात कर रहे हैं जहां स्टूडेंट चाहते हैं, डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, कि कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात गलत है। इज कंसीडर्ड इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग को इंटीग्रल पार्ट है, ये वाला करो करीब जाता है, ठीक है। पेडागोजी का मसला यही है, ये बात याद रख लें, आपको यहाँ पे आपकी थिंकिंग चलती है, कुछ चीजों में आपने आउट कर। देखो मैं ये कहता हूँ यार ये एक पीरियड के बाद एग्जाम लेना है तो चाइल्ड सेंटर तो ना हुआ, बच्चे की तो उसके अंदर बात कोई नहीं हुई कि जब एक आज पेपर ले रहा हूँ कुछ दिन बाद फिर बच्चे की तो ना हुई ना इसके अंदर। या मैं कहता हूँ जी कि मैं उनसे जो है ना रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लूंगा, तो ये बच्चों की थोड़ी मानेंगे, बच्चे शायद ना चाहते हो, और कभी भी असेस ना करें, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये वाला होगा, बाकी इसका जवाब देखेंगे तो फिर इसके ऊपर मजीद गुमान करेंगे। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव जो है वो एबिलिटी, लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अच्छा तो ये बात हमने की थी, थक गया हूं थोड़ा सा ना। जो हमारे हैं ना वो दूसरे क्या बोलते हैं उनको, जीन प्याजे और वगोट्स्की जो है ना ये कहता है कि इंसान की लैंग्वेज पहले डेवलप होती है और थॉट उसके अंदर बाद में आते हैं, ख्यालात बाद में आते हैं। जो जीन प्याजे कहता है पहले बच्चा सोचता है फिर बच्चा बोलता है, तो ये जो लैंग्वेज को अहमियत देता है ना वो वगोट्स्की देता है, ठीक है। वगोट्स्की कहते हैं चिल्ड्रन लर्न अ लॉट इंटरेक्शन विद, वो कहता है कि ये जो आपस में रिलेशन रख के ना बच्चे सीखते हैं, यानी सोसाइटी, इसको SCL भी बोलते हैं वगोट्स्की थ्योरी, सोशल कल्चर लैंग्वेज। सोसाइटी को फोकस करता है, कल्चर को फोकस करता है, लैंग्वेज को फोकस करता है। वो कहते हैं 2025 तक हमने कितनी GDP लगानी है, 4% बहुत झूठ बोलते हैं, ये लगाते 2% भी नहीं है। ये हर दफा कहते हैं, 1960 में भी ये कहा गया था हम 4% लगाएंगे, आज तक कहीं जा रहे हैं, अमल नहीं करना। एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट इनके लिए है ही नहीं। लेव वगोट्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, लेव वगोट्स्की क्या कहता है, वो जहां पे सोशल की बात आएगी ना अंधाधुंध लगा दे, सोशल कल्चर लैंग्वेज इंटरेक्शन आपस में मिलना जुलना इस तरह की बात करता है, ठीक है। अच्छा जी बड़ा सा सवाल आ गया, ये थोड़ी बहुत बड़ा आ गया, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशन द कैरेक्टर ऑन व्हिच स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो कौन से स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये आर गिफ्टेड है, गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से कहेंगे, देखते हैं जी। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यार उनके अंदर बहुत नॉलेज की बड़ी डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग की, हाँ ये बात ठीक है, ऐसा बंदा गिफ्टेड होगा ना जो बड़ा डीपली सोचता है और इसी चीजों का बहुत ज्यादा पता है, ठीक है बिल्कुल ये ठीक है। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसका दूसरा क्या है, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग में बहुत फास्ट है, सबक बहुत जल्दी याद हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, वो बड़ा जल्दी हो जाएगा भाई, इसका गिफ्टेड की क्या बात हो, बड़ा। और जो लंबू होते हैं बड़े बड़े और उनको आता जाता कुछ है नहीं, तो ज़हनी सलाहियतों को देखते हैं ना भैया, यार ये बंदा बहुत गिफ्टेड है, गिफ्टेड हम कहते हैं जो ज़हीन होता है, तो वो जो लंबे कद वाला वो तो ज़हीन ना होगा, ये वाला तो नहीं होगा, सी नहीं होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, और इस हायर डिपेंडेंस ऑन अदर, किसी दूसरे पर डिपेंड करना वो भी नहीं होगा, ए एंड बी ठीक होगा, क्या है जी ए एंड बी आ गए। इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि जहां बच्चों के इंटरेस्ट को देखा जाता है और हर तरह के लोग वहां तालीम हासिल कर सकते हैं, तो करिकुलम नहीं होगा, स्टैंडर्ड करिकुलम। सेग्रीगेशन की बात, सेग्रीगेशन नेगेटिव वर्ड है, जहां सेग्रीगेशन आएगी वो अपने एजुकेशन में नहीं लगाना, सेग्रीगेशन काटा। प्रोवाइडिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर विद स्पेशल नीड, वोकेशनल जो है ना वो भी सिर्फ वोकेशनल देना, ये बात भी कहाँ ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देखें, बात ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल हो, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। जहां रीजनिंग कंक्लूजन की बात हो, यहां पे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन। जब रिजल्ट की बात हो तो डिडक्टिव में रिजल्ट होते हैं, प्रोसेस इंडक्टिव में प्रोसेस होता है। क्लैरिफाइंग स्टूडेंट इन द स्टैटिस्टिक कोर्स बाय देयर जेंडर, ये हमने मेजरमेंट स्केल पढ़ना है, उसमें से सवाल आया है रिसर्च के अंदर कि जो स्टैटिस्टिकल हमारे पास होते हैं 4 तरह के स्केल है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, और वो कह रहा है जेंडर, जेंडर किसी चीज को नाम देना होता है, सबसे पहला होता है नॉमिनल, किसी चीज को नाम देना है, लड़की है लड़का है, ये रिशान है ये मैडम अंसा है, ठीक है जी, ये नॉमिनल हो जाएगा।
टाइप 1 एरर अकर इन, टाइप 1 एरर कब होता है? टाइप 1 एरर अकर इन। देखें हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये स्टैटिस्टिक के अंदर हमने पढ़ना है इसको डिटेल में जब हम एजुकेशनल रिसर्च पढ़ेंगे। रिसर्च थोड़ी सी टफ है, बहुत से लोगों को इसमें मसला आएगा। मैंने एड रखी है कि मेरे बच्चे कह रहा हूँ, मेरे दोस्त जो है वो घबरा ना जाएं कि यार रिसर्च इतनी मुश्किल, एजुकेशन इतनी मुश्किल, या साइकोलॉजी की कुछ थ्योरीज बड़ी मुश्किल है तो डर ना जाएं। इस वजह से उनको मैंने बाद में रखा है। मैं पहले एजुकेशन के आसान से क्वेश्चन इस मैंने पहले रखे। तो टाइप 1 एरर वो होता है कि एक नल हाइपोथेसिस जो है ना, नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपस के अंदर रिलेशन नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि नल हाइपोथेसिस है, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। नल हाइपोथेसिस थी, मैंने रिजेक्ट कर दिया, इट मीन कि मैंने उसे वो कहा ये कि आपस में रिलेशन नहीं है, मैंने कहा ये रिलेशन है इवन दो इट इज ट्रू। तो ये वाला जो होगा वो जब एक्सेप्ट की बात करते हैं तो वो हम एरर 2 की बात करते हैं। ठीक है, The opposite of null hypothesis is, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है यहाँ पे। The opposite of null hypothesis का अपोजिट क्या होगा जी? वो होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। ओपन यूनिवर्सिटी 1972 की पॉलिसी के अंदर बनाई गई, कहा गया था 1974 के अंदर बनी थी, 1977 के अंदर उसका नाम चेंज हो गया। पहले पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था, फिर 77 के अंदर नाम चेंज हो गया था। एजुकेशन जो है इस्लाम के अंदर वैल्यूफुल होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि जो एजुकेशन इसका एम क्या होगा, सोसाइटी को जिस तरह का एजुकेशन चाहिए। डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव वो जो हमारे स्कूलों के अंदर ऑब्जर्व नहीं की जा रही। जज 3 तरह की डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। साइकोमोटर होता है फिजिकल, कॉग्निटिव जो दिमागी, और अफेक्टिव जो हमारे अखलाकियात, मॉरल वैल्यूज वो है। और अब मॉरल वैल्यूज हमारी नहीं जज की जाती, ये होगा। ठीक है, इन नॉर्म रिफ्रेश टेंस द कंपैरिजन इज, नॉर्म रिफ्रेश के टेस्ट के अंदर सब के इंडिविजुअल के अंदर, यानी नॉर्म के अंदर कंपैरिजन हो रहा था चीजों का, तो इसको दोनों आ जाएंगे, बहुत ही एंड भी हो जाएगा। सब मैटर के अंदर जजमेंट की बात होती है, फाइनल डिसीजन की बात जजमेंट के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर होती है। अच्छा, एटम एक्सेप्टेबल जो 30 से 70 के दरमियान होगा, जिस एटम की परसेंटेज वो एक्सेप्टेबल होगा। 70 से ऊपर जो होगा वो आसान होगा, 30 से कम बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क, वो क्वेश्चन जिनको नंबर देना मुश्किल होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। मैं कहता हूँ भाई लिखिए जा, लिखते जाओ, वो मुश्किल होता है, मैं कहाँ से नंबर दूं, उसने बहुत कुछ लिख दिया, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग टीचर एम्फसाइज डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू जो होती है वो चाइल्ड सेंटर के अंदर होती है, लेक्चर के अंदर तो उस्ताद की मर्जी शाही होती है। A repeated performance of learning act until attainment of desired level of skill to do the act correctly, यानी किसी रिपीटेड परफॉर्मेंस, बार बार करते जाओ काम एक, जब तक कि आप उसके अंदर डिजायर लेवल ऑफ स्किल हासिल नहीं कर लेते, आप इस काबिल नहीं हो जाते कि उस काम के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल कर लें, उस वक्त तक आप रिपीटेड परफॉर्मेंस देते रहें। तो इसे हम ड्रिल मेथड कहते हैं। थोड़ी स्टेटमेंट ऐसी है, स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ो। और रिपीटेड परफॉर्मेंस, बार बार एक ही परफॉर्मेंस, एक्ट अंटिल अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल, की जब तक कि आप एक प्रॉपर स्किल हासिल नहीं कर लेते, तो ये ड्रिल मेथड के अंदर होता है। ठीक है जी। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर कीप ऑन आई ऑन, टीचर को असेस करना तो वो किससे होगा? द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, वो टीचर इफेक्टिव ज्यादा होगा जो बच्चों को उनके लेवल के ऊपर आके पढ़ाता है। वो जानता है कि बच्चे कितना ऑलरेडी जानते हैं, वो बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। ठीक है, लग जा। द डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू, ये मैंने पहले बात करनी नहीं, शायद मैं उसको कहीं गलत तो नहीं कर गया, वो उसके अंदर क्या था देख लेते हैं अभी। सॉरी कहाँ पे सवाल था? द डोमेन डेटा इज नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू प्रेजेंट सिस्टम, ये सॉरी, ये दो सवाल रिपीट हो गए हैं। ठीक है, मैंने वही कहा, मैंने ये सवाल गुजरा तो है पहले, ये रिपीट हो गया। द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम डिटरमाइंड बाय, जो उसकी इवैल्यूएशन से ही उसकी पता चलेगा ना, जब इवैल्यूएट करेंगे तो पता चलेगा कि करिकुलम अच्छा था कि नहीं था। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म 2001 से 2005 के अंदर दी गई थी, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, टेलर का जो रेशनल मॉडल है ये सोसाइटी को फोकस करता है। टेलर का मॉडल लीनियर मॉडल है, रैशनल है, और ये किस फिलॉसफी के ऊपर डिफरेंट सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है। साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, साइकोलॉजी फर्स्ट स्टडी ऑफ सोल, फिर साइकोलॉजी ने माइंड की बात की, फिर साइकोलॉजी ने कॉन्शियस की बात की, और आजकल साइकोलॉजी किसकी बात करते हैं? बिहेवियर की बात करते हैं। अब अगर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे किसको कहा है? साइकोलॉजी हैज 4 डिफरेंट एरिया, 4 एरियाज हैं। थर्ड लेवल पे कॉन्शियसनेस आता है, पहले पे सोल, दूसरे पे माइंड, तीसरे पे कॉन्शियसनेस, चौथे पे बिहेवियर आता है। अच्छा, इंक्लूसिव, ये जो है ना इंटरेक्शन एनालिसिस, ये फ्लंडर था, फ्लंडर ने एक थ्योरी दी थी इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी। इसके अंदर 10 चीजें दी थी, कुछ स्टूडेंट के हवाले से, कुछ पेरेंट्स के हवाले से, कुछ टीचर के हवाले से। ये हम थ्योरी इंशाल्लाह शायद पढ़ेंगे, तो इसके 10 पॉइंट इसने बताए थे। ठीक है, ग्रीक वर्ड छोले, इसका मतलब स्कूल होता है, ये ग्रीक का वर्ड है स्कूल। अब प्रेयर नॉलेज, वो नॉलेज जो एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं, जो पहले से हमारे पास होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, उसे
एक्सपीरियंस वाले कहते हैं एज जो होती है ना ये रेशो के अंदर मेजर करेंगे। एज क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। ये नॉमिनल, आर्डिनल, इंटरवल, रेशो हमने पढ़ने हैं रिसर्च के अंदर। नॉमिनल वो होते हैं जो जब हम किसी चीज को नाम दे रहे होते हैं। आर्डिनल वो होता है जब हम चीजों की तरतीब लगा रहे होते हैं। इंटरवल वो होता है जहां एक गैप होता है स्पेसिफिक। और रेशो वो होता है जहां एक चीज 0 से शुरू होकर ऊपर जा रही होती है और उसमें पिछली खसूसियात भी सारी होती है। ये रेशो स्केल होता है। डाटा इज टेकन, सारी अगर जो है ना वो टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन से डाटा लिया जाए और उनको जनरलाइज किया जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे यार? पॉपुलेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलेंगे शायद। स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई। कल मैंने 3-4 घंटे लगा के टेस्ट बनाया था और इवन ये मैंने कि कल खाना भी नहीं खाया, मैंने खाना भी बड़ी लेट खाया था और इसी मैंने टाइम से पहले जो है ना वो टेस्ट बनाना है क्योंकि आजकल दिन को बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है तो फिर वो मैनेज करना। अब सुबह से मैं सोच रहा था मैं रिकॉर्ड कर दूं, अब जाके मुझे जो है ना वो टाइम मिला है कि मैं जो है ना वो इसको रिकॉर्ड कर सकूं। विच रिसर्च कंडक्टेड बाय टीचर, टीचर कौन सी रिसर्च? एक्शन रिसर्च। जो क्लासरूम के अंदर रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च होती है। रिसर्च बाय पर्पस जो होती है सारी रिसर्च बाय पर्पस रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च के जितनी 5 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, रिसर्च बाय पर्पस बाय मेथड। पर्पस के अंदर 5 हैं, मेथड के अंदर भी 4-5 आते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, यानी जो डाटा लेते हैं प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर इसकी बात होती है। और वो जो डाटा आई विटनेस होता है, खुद जिसने देखा होता है उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं और जो मैंने जिससे डाटा लिया उसने किसी और से लिया है तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। वैलिडिटी ऑफ डाटा, वैलिडिटी कौन चेक करते हैं? जैसे हम कहते हैं ना हमारी यार थीसिस की वैलिडिटी एक्सटर्नल होती है, वैलिडिटी चेक होती है ना एक्सटर्नल चेक करता है। ये सॉरी मैं यहाँ पे आप वो पढ़ेंगे ना हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके अंदर 2 तरह का क्रिटिसिज्म होता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और इंटरनल ये हमने बड़ी डिटेल से पढ़ना है, परेशान नहीं होना। और इंटरनल के जो वैलिडिटी है वो हम एक्सटर्नल के अंदर हम वैलिडिटी देखते हैं और रिलायबिलिटी समझ लें हम उसके अंदर इंटरनल के अंदर देख रहे क्रिटिसिज्म में देख लेते हैं। सर्वे जो होता है ना ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर सर्वे होता है। अच्छा जी, रिलेशनशिप बिटवीन दो रिलेशन के अंदर आपस में रिलेशनशिप देखना, 2 वेरिएबल के अंदर से कोई रिलेशन कहते हैं। सिस्टमैटिक, कंट्रोल, इंपीरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डाटा इसे साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। रिमूवल और मिनिमाइजिंग इफेक्ट ऑफ इररिलेवेंट एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जहां पे कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके अंदर 2 ग्रुप हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम वो इधर उधर की चीजें को बचाने की कोशिश करते हैं। कल्चर एनालिसिस मॉडल, ये लॉटन का जो मॉडल था ना ये कल्चर के ऊपर है, यानी आपने याद रखना है कि कौन है जो कल्चर की बात करता था अपने मॉडल के अंदर, वो लॉटन था। करिकुलम चेंज के 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि अवेयरनेस चेंज, इस तरह 5 हैं उसके मुझे बोल रहे हैं। अवेयरनेस, चेंज, एवेल्युएट, ये भूल जाता है अक्सर जो है ना ये चीज़ भूल जाती है। टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, ये जो करिकुलम को डिजाइन करना, बनाना, सारे करिकुलम के हवाले से करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर बात आएगी। पंजाब का जो करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है ये बुक्स को प्रिंट करना, बुक्स का सारा काम जो है ना वो पंजाब ये पीसीटी भी करता है। ऑप्टिकल माजी, जो आपके जो एमसीक्यूज होते हैं ना तो आप पीपीएससी करते हैं तो वो मशीनों से गुजार कर उसके नंबर मिल जाते हैं जो हम बबल फिल करते हैं, तो ये इसको हम कह रहे होते हैं ये एमसीक्यूज मार्किंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क एमसीक्यूज को चेक करने के लिए होता है। टेस्ट मेजर, सपोज्ड मेजर को वैलिडिटी होता है और कंसिस्टेंसी को रिलायबिलिटी होता है। इंटीमेसी बेस्ड आइसोलेशन ये उसकी स्टेज है, अर्ली अडल्ट ये इसकी बोलता है। एडिक्शन की थ्योरी हमने पढ़नी है साइकोलॉजी के अंदर डिटेल में। एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ये किसके ऊपर बेस करता है? ये टाबा के ऊपर, पता नहीं ये वाई आगे थोड़ी गलती हो गई होगी, ठीक है। ये टाबा इसे कंसेप्ट देता है। उम्मीद है मैंने कोशिश की, अब टाइम बहुत लग जाता है और आज सुबह से पढ़ा के थका भी बहुत बैठा हूँ, तो चीज़ें ऐसे चलेंगी। आप लोगों ने कुछ चीज़ों के अंदर कंप्रोमाइज़ करना होगा, लेकिन इंशाअल्लाह जो लोग पढ़ने वाले हैं यकीनन आप लोग जो है ना वो ये जब हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप उस वक्त कहेंगे कि यार सर ने हक हलाल किया। मेरी इस दफ़ा बहुत मेहनत हो रही है और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी मसरूफियत के बावजूद मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला सिला देगा और अल्लाह ताला आप लोगों को काम, मेरा सबसे बड़ा एसेट ये होगा कि मैं मेरे बार ये बात करता हूँ, मेरा एसेट यही है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आप लोग जो है मुझे मैसेज करें कि सर आई क्वालिफाई फॉर रिटन टेस्ट, आई क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। फिर मैसेज मुझे मिले कि सर सिलेक्ट हो गए, कुछ भी नहीं लेना हमने, आप कभी कभार को दुआ कर देंगे और किसी की दुआ हमारे हक में कबूल हो जाएगी। पहले भी किसी की दुआएं कबूल हुई हैं, तो जो ये सारा कुछ चल रहा है तो आइंदा भी अल्लाह ताला करेंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दें। मैं अपनी दुआ के अंदर खसूसी अपने जो स्टूडेंट हैं उसके दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको कामयाब करें।
बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। हर तरह के लोग हैं। अब जब वास्ता पड़ता है बेचारे कुछ जो है ना वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, कोई किस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, कोई किस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अल्लाह ताला सबकी जो है वो मुश्किलें आसान फरमाए, सबको कामयाब फरमाए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया है मैं उसको बांट दूँ, मैं लोगों तक उस चीज़ों को फैलाऊँ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ, लोगों को जो है ना वो इस पहले महंगाई की सूरत में पिछे हुए लोग हैं उनकी कुछ मदद कर सकूँ। जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। देखते हैं पहले, बल्कि सबमिट करते हैं कि ये नंबर मेरे कितने आते हैं, फिर उसके बाद ये तो एक इसका मसला ये भी बड़ा होता है। ये क्या बोलता है जी, स्टेयर। अच्छा जी, अच्छा जी। अब ये एक तो एक ना, ये दूसरा क्या करता है यार। शुक्र है। अब देखते हैं जी कौन सी हमारी गलती। 99 जी, एक गलती हो गई है। ये देखते हैं एक गलती कौन सी हुई है। अल्लाह, वो आ गया जी। साइकोलॉजी हैज़ 4 डिफरेंट एरियाज एंड एट थर्ड इट वाज कंसीडर्ड एज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। पता नहीं मैंने वहाँ नो करेक्ट आंसर, सॉरी मैंने वहाँ पे आंसर लगाया ही कोई नहीं हुआ। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी मैंने ये मुझे पता चल गया कि मैंने इसका आंसर लगाया ही नहीं। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। जिन लोगों ने कॉन्शियसनेस लगाया होगा उनका जवाब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।